हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। करें आगे बढ़े? करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और लिख लो, लास्ट पैटर्न जो चल रहा था उसी पे लिख रहे हैं ना। इफ इक्वल masses of helium, O2 and SO2 are present in a container at STP, then find ratio of their फर्स्ट ऑप्शन है मोल्स, सेकंड ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स, थर्ड ऑप्शन है वॉल्यूम एंड फोर्थ इज नंबर ऑफ एटम्स। बता सकते हैं? बिल्कुल इजी है। लास्ट में आपने इसी पैटर्न पे क्वेश्चन किए थे। करें भाई, मेरे साथ साथ करोगे ये तो? चलो देखो, हीलियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है और SO2 गैस। ठीक, इनका मास क्या दिया गया? इक्वल दिया गया है। मास लिखो सबका। इसका कितना है? इसका भी कितना मान लो? m या 1 ग्राम कंसीडर कर लो। 1 मान लिया करो ना। इक्वली बोला तो आप 1 मान लो ना। ये 1 मान लिया मैंने तो, चाहे m मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का रेशो क्या आएगा? 1/4:2। इसका कितना आएगा? 1/32। और इसका कितना आएगा? 1/64। एलसीएम क्या आ जाएगा? 64। तो क्या आएगा रेशो? 16:2:1। ये आ जाएगा। मोल्स का रेशो आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसका बताना है? मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स का क्या आएगा भाई? जो आपका मोल्स का रेशो आया है वही मॉलिक्यूल्स का रेशो आएगा। ठीक, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1/4 Na इज टू 1/32 Na इज टू कितना आएगा? 1/64 Na। एलसीएम Na कैंसिल हो जाएगा हर जगह। 64 एलसीएम कितना आएगा? 16:2:1। अब नेक्स्ट क्या है? वॉल्यूम का रेशो क्या आएगा? वॉल्यूम का भी रेशो यही आएगा। क्या आएगा? 1/4 इंटू 22.4, 1/32 इंटू 22.4, 1/64 इंटू 22.4। 22.4 कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। ठीक, फिर क्या आ जाएगा? एलसीएम 64, वही 16:2:1। ठीक है भाई। अब देखो सॉरी, आपके पास मॉलिक्यूल्स का रेशो है, एटम्स का रेशो बताना है। तो एटम्स का रेशो क्या आएगा भाई? पहले में क्या है? पहले में एक ही एटम है हीलियम में, तो इसका 16 है तो इसका भी 16 आएगा। या वैसे ही लिख के दिखाऊं? ऐसे लिख लोगे, 1/4 Na इंटू में 1 एटम है। इसका क्या है? 1/32 Na इंटू इसमें 2 एटम है। इसका क्या था? 1/64 Na मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। कर लेंगे ऐसे? हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? बोलो भाई, बोलो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? Na से Na कैंसिल, 64 एलसीएम, तो 16:2 क्या आया यहां पे? 4:3 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? कर लेंगे ना? ठीक है, तो घर पे लिख लेंगे। अब समझ आ गया सबको? या लिखना ये? ठीक है ना भाई, समझना मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट, इसके 4 ऑप्शन है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है 56 ग्राम आयरन, सी ऑप्शन है 108 ग्राम Ag, एंड डी ऑप्शन इज
24 ग्राम कार्बन। ब्रैकेट में इनके मोलर मास दिए गए हैं 27, इसका है 56 और इसका है 108 Ag का, और कार्बन का आपको पता है 12। ठीक, बता देंगे भाई। नेक्स्ट देखो, करो साथ के साथ, जल्दी जल्दी कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन 1 ग्राम हाइड्रोजन, बी ऑप्शन 1 ग्राम कार्बन, सी ऑप्शन 1 ग्राम एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम। ठीक, ये हो गया। इस इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, है ना इजी बिल्कुल। देखो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करो जल्दी से साथ के साथ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपको दे दिया ऑप्शन ए 8 ग्राम H2, ऑप्शन बी में दे दिया आपको 11.2 लीटर CO2 एट STP, और सी में दे दिया 10 की पावर -1 मोल ऑफ O2, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है, डी ऑप्शन है 6 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है भाई। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, which of the following have maximum number of water molecules? लो भाई, ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए है आपका 18 ml वाटर, सेकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है 0.0000224 लीटर वाटर वेपर्स एट STP। ठीक है भाई। और सी ऑप्शन है 1.8 ग्राम वाटर, डी ऑप्शन है 10 की पावर -3 मोल वाटर। बताओ भाई कौन सा आंसर आएगा? आ जाओ हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है ना, ये नीट 18 का क्वेश्चन है, वो IIT का क्वेश्चन है, ये दो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। हो गए चारों? मैं बताऊं आंसर? नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। अच्छा चलो फिर देखो, ये IIT का क्वेश्चन है। मोर देन 1 कहां गया है? देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया गया है, तो मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 27/27 इज इक्वल टू 1, यानी Na एटम्स होंगे। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इसमें भी 56/56 इज इक्वल टू 1, इसमें भी Na एटम्स होंगे। ठीक, और इसमें भी 108 डिवाइड बाई 108 इज इक्वल टू 1, यानी Na एटम्स आएंगे। ठीक है भाई। 24 ग्राम कार्बन, 24 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2, यानी 2 Na एटम्स। तो मैक्सिमम किस में आ रहे हैं? फोर्थ में। किस किस का ठीक था? वेरी गुड। नहीं हुआ? क्वेश्चन लिख रहे थे, अभी समझ में आया? एक बार समझ लो, मैं टाइम दे दूंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं ना, उस टाइम मत लिखा करो। मान लीजिए आप नहीं लिख पाए क्लास में साथ के साथ, बाद में किसी कॉपी लेकर के लिख लेना, मेरे से पूछ लेना। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले समझ लो, ठीक है ना? समझ आ रही बात? आपको आया समझ में? नेक्स्ट देखो, ये क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन। भाई आप ध्यान रखना, यहां पे कुछ बच्चे क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, वो हाइड्रोजन गैस है, ये एटॉमिक सैंपल दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। तो यहाँ पे 1/1, तो 1 मोल आ गया, 1 मोल यानी Na एटम्स। ठीक, इसके आए Na एटम्स। अब इसमें नेक्स्ट वाले में देखो, 1 बाई कार्बन का कितना है? 12 इंटू Na, इतने एटम्स आएंगे इसमें। समझ आ रहा है गुड़िया? हाँ भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें 1 डिवाइड बाई 27 इंटू में Na एटम्स। ठीक, इसमें क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का
16, 32 मत लिखना, ऑक्सीजन गैस है वो, ये एटॉमिक सैंपल है, इनटू Na एटम्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो सबसे ज्यादा किस में आए? इसमें Na, इसमें 1/12 Na, 1/27 Na, 1/16 Na, तो सबसे ज्यादा किस में आए? फर्स्ट में। ठीक, तो अब सबसे कम किस में है? सबसे कम थर्ड में, क्योंकि 1/27 है ना, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक, नेक्स्ट देखो ये वाला, इसमें कितने आएंगे? 8 डिवाइड बाई 2, 4 मोल आए। ठीक, मॉलिक्यूल कितने होंगे? 4 Na, पूछा क्या है? एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2, तो कितने हो गए? 8 Na। ठीक, तो क्या करोगे? 4 Na इंटू में 2, इतने एटम्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट वाला देखो, 11.2 लीटर CO2 एट STP, 11.2 डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू हाफ, क्या लिखोगे? 3 इंटू हाफ Na। नहीं समझ में आई भाई? हाफ Na मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये वाला 10 की पावर -1 मोल ऑफ O2, क्या लिखोगे? 10 की पावर -1 Na, या इसको ना 0.1 लिख सकते हैं ना, 10 की पावर -1 को 0.1 लिखेंगे ना, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स इंटू 2, या एटम्स आ गए। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इसको करो, इसको 6 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर दिया, 1 मोल आ गया। 1 मोल में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 3, इतने एटम्स आ जाएगा। कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा फिर? सबसे ज्यादा किस में आए? फर्स्ट। हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसमें? 18 ml वाटर है, तो आपको पता वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। कल पढ़ा था हमने, ये ध्यान रखना आपको। ये 18 ग्राम हो गया, यानी 18/18 इज इक्वल टू 1 मोल, यानी Na मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के। ठीक, समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, ये वाला दिया गया है, वाटर वेपर्स एट STP, तो इसको पहले क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख ले, 22.4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 22.4, यानी 10 की पावर -4 मोल आ गया। क्या बोल सकते हो? 10 की पावर -4 Na वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है भाई। नेक्स्ट 1.8 को डिवाइड करो 18 से, कितना आया? 1 मोल, दैट इज Na, सॉरी 0.1 आएगा ना, 0.1 यानी 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला 10 की पावर -3 मोल वाटर है, यानी 10 की पावर -3 Na वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कौन सा आंसर आएगा गुड़िया? मैक्सिमम किस में आया? फर्स्ट में, क्योंकि इसमें Na है, बाकी में क्या है? 10 की पावर -4 Na, बहुत छोटा हो गया। ये 0.1 Na, ये 10 की पावर -3 Na, और सबसे कम किस में है? सेकंड वाले में। कर लेंगे। ये नीट 18 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो साथ के साथ एग्जाम के क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। ठीक, अच्छा इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा था तब भी मिस्टेक करोगे क्या? हर एक पैटर्न का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, इफ 22.4 लीटर वाटर वेपर्स at NTP is condensed to water, then volume of water will be, पहला ऑप्शन है 18 लीटर, सेकंड है 1 लीटर, थर्ड है 1 ml एंड फोर्थ इज 18 ml। वेरी गुड। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ molecules
present in a drop of water, ड्रॉप ऑफ वाटर। इसकी वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम आपको दे दी गई 0.00018 ml। ठीक, समझ आ रही बात? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए 224 ml triatomic gas have mass 1 gram at 273 Kelvin and 1 bar pressure. Then find mass of 1 atom of this gas। कर सकते हैं भाई, इजी है बिल्कुल। ट्राई करोगे या मैं बताऊं? करो फिर जल्दी से। देखो, जो फर्स्ट 4 चैप्टर है ना अपने, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इसमें आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, बाकी केमिस्ट्री में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आप देख रहे हैं, है तो क्रैश कोर्स, क्वेश्चन देख रहे हो कितने कर रहे हैं हम। आप ये देखना, मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन काउंट करना लास्ट में। क्लास में नहीं करवाए जाते इतने क्वेश्चन, मेन क्लास में, इतने मैं क्रैश कोर्स में करवा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? ये 4 चैप्टर अगर आपके क्लियर है ना, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे बिना देखे भी हो जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना? तो इन 4 चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। करेंगे? ठीक, चलो करें भाई स्टार्ट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, बिल्कुल सिंपली सोचो आप। उसने बोला 22.4 लीटर वाटर वेपर है एनटीपी पे, उनको क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया गया। अब वाटर वेपर को कंडेंस करोगे तो लिक्विड बनेगा, तो बोल रहा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ये पूछा आपसे। तो भाई आप एक काम कर लो ना, यहां पे ये वाटर वेपर्स है, बाद में ये लिक्विड बनेगा, तो आप सीधी सी एक बात बताओ, मोल्स तो उतने रहेंगे ना? मोल्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना भाई। वेपर्स को अगर आपने कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, मोल में कोई चेंज आएगा? वेट में कोई चेंज आएगा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मास तो सेम रहेगा ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 22.4 डिवाइड बाई 22.4 कर सकते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स है और एनटीपी पे है, तो कितना आ गया, 1 मोल। तो 1 मोल वाटर कितना होगा, इज इक्वल टू 18 ग्राम, और 18 ग्राम वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, तो 18 ग्राम का कितना वॉल्यूम होगा। किस किस का ठीक था, समझ आ गया? किसी को डाउट है क्या? समझ आया भाई सबको? ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। वाटर ड्रॉप का मतलब क्या है, देखो अब यहां पे क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम गिवन है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 22.4 इनटू में एन मॉलिक्यूल्स आ गए। नो, वेरी गुड। क्यों नहीं किया हमने ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वाटर ड्रॉप जो है वो क्या है, लिक्विड है। ये फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं, गैस के लिए लगाते हैं, सबको पता है। तो यहां पे क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 0.018 ml, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी कितना होता है वाटर का, 1 ग्राम पर ml, इसलिए मास क्या आ जाएगा, मास कितना आएगा बोलो भाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, 1 इंटू ये आ जाएगा, कितना आएगा 0.0018 ग्राम आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, 0.0018 डिवाइड बाई 18 यानी कितना आएगा बोलो भाई, 10 की पावर -4 मोल है। 5 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, 10 की पावर -5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे एक ड्रॉप वाटर में। बात समझ में आ गई? ये किस किस का ठीक था, सबको समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो नेक्स्ट ये वाला देखो, अब 224 ml ट्राई एटॉमिक गैस हैव मास
1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, देन फाइंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ दिस गैस। ये देखो एक बार ये समझ लो, ये शायद आपसे नहीं हुआ होगा, अब लिखना मत, ठीक। देखो किस किस का हो गया, वेरी गुड। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक। या और क्या करते हैं, एन बाई एन ए इज इक्वल टू, और क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है लीटर में, डिवाइड बाई 22.4, ये करते हैं, ये हमने पढ़ा है। अब एक बात बताओ, यहां पे मास दिया गया आपको 1 ग्राम, ठीक, और क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो वॉल्यूम ये देखो कंडीशन क्या है, 273 केल्विन एंड 1 बार। एसटीपी नजर आ रहा है, इस बार लिखा नहीं एसटीपी, उसने कंडीशन दी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो बोलो। वॉल्यूम कितना है, 224 ml इंटू 10 की पावर -3 लीटर में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू 0.01 मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइड बाय मोलर मास, तो 0.01 इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया, 100 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक। ट्राई एटॉमिक गैस है, यानी इसका मास आ गया, ये X3 है, मान लो X3 मान लो, Y3 मान लो, Z3 मान लो, जैसे O3 है, ट्राई एटॉमिक गैस है, CO2 में 3 एटम है, समझ आ रही बात। तो ट्राई एटॉमिक हमने क्या मान ली, सिमेट्रिक मान ली। जैसे CO2 सिमेट्रिक नहीं, CO2 में कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के है, हमने ये मान लिए ना, सेम एटम मान लिए। अब देखो ट्राई एटॉमिक गैस में आपने क्या देखा भाई, मास ऑफ 1 मोल ऑफ X3 कितना है, 100 ग्राम है ना। और एक बात बताओ, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, N मॉलिक्यूल्स है, और एटम कितने हैं, देखो मास ऑफ N मॉलिक्यूल बोल सकता हूं इसको, N मॉलिक्यूल्स ऑफ X3, चाहे 1 मोल बोल दो, चाहे N मॉलिक्यूल्स बोल दो, एक ही बात है, 100 ग्राम। अब क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, तो N में कितने होंगे, 3 Na, मास ऑफ 3 Na एटम्स ऑफ X कितना है, 100 है, यही तो है। अरे 1 मोल को मैं बार बार वही लिख रहा हूं, आपसे क्या पूछा था, 1 एटम का मास, 3 Na एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम क्या लिख दोगे आप, 100 डिवाइड बाई 3 Na, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है क्या, समझ आया, कर सकते हैं, बोलो भाई, इजी है ना। बस आपको सीक्वेंस में चलना है, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CaCO3 हैज 2.4 ग्राम ऑक्सीजन, ये आपको बताना है भाई, कितने मोल CaCO3 में 2.4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, बता सकते हो, बोलो भाई, कैसे करेंगे। अरे यार एक बात बताओ, CaCO3 का मास कितना है, CaCO3 का मास बताओ मेरे को, 100 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास है इसका, ठीक है, समझ आ रही बात। हम अब क्या बोलेंगे, देखो अब यहां पे ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, 3 एटम है, यानी 48 ग्राम, तो मैं क्या बोलूंगा, 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ग्राम CaCO3, और 1 ग्राम कितने में होगी, 100 बाई, और अपने को कितना फाइंड आउट करना है, 2.4 ग्राम, कितने में होगी, क्या चल रहा है, यूनिटरी मेथड है कि नहीं है, कितना आया बोलो, है
5 ग्राम आएगा पक्का। ये आ गया 5 ग्राम CaCO3। अब 5 ग्राम CaCO3 के मोल्स नहीं बता सकते, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 5 डिवाइड बाई मोलर मास कितना 100। बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान है ना? तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले इतना इजी आपसे, एक भी पैटर्न नहीं छोड़ेंगे, इजी हो या टफ, ठीक है ना? ये लिख लो आप लिखना चाहो तो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ नंबर ऑफ molecules of O2 present in a container is same as number of molecules of SO2 present in 12.8 gram sample, then find mass of O2, second volume of O2 at STP। कर सकते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बच्चे इस पैटर्न में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। बोलो भाई, करेंगे या मैं बताऊं? आप करोगे? कैसे करेंगे? उसने बोला है कि 2 कंटेनर हैं, एक में तो O2 है और दूसरे में SO2 है। इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। इसमें कितने हैं? जितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं। तो इसमें कैसे पता चलेगा? इसका अपने को वेट दिया गया है 12.8 ग्राम, डिवाइड बाय क्या करोगे? मोलर मास कर दो, 64 है, इज इक्वल टू क्या आया? 0.2 मोल आए कि नहीं आए? दैट इज इक्वल टू 0.2 Na मॉलिक्यूल्स। तो इसके भी कितने होंगे? 0.2 Na होंगे कि नहीं होंगे? बोलो भाई। यहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na कितना आया? 0.2 मॉलिक्यूल आया कि नहीं आया? सॉरी 0.2 मोल, ठीक। नंबर 1 मास कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, इतना आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आएगा एसटीपी पे? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बोलो भाई, नोट डाउन करना है? करना है? जल्दी करो फिर। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो इसी पैटर्न का। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 present in a container is same as number of oxygen atoms present in 4.8 gram ozone sample, then find mass of oxygen, second volume at STP, volume of O2 at STP। कर लेंगे भाई? सेम क्वेश्चन है, बताऊं? एक्सप्लेन करूं मैं? बोलो। नहीं बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो, ये एक बार इधर देख लो, ये कंटेनर है, इसमें O2 गैस प्रेजेंट है, दूसरे कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? O3 गैस प्रेजेंट है। बोल रहा जी इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें O2 के जो मॉलिक्यूल्स है दैट इज इक्वल टू इसके ऑक्सीजन एटम्स।
समझ आई बात? इस बार मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इक्वल नहीं किया, इसके एटम जितने हैं उतने इसमें मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बात समझ में आई? तो कैसे करेंगे, पहले यहां पे एटम फाइंड आउट करो। कितना मास दिया, 4.8 ग्राम, डिवाइड बाय 48 करेंगे, इज इक्वल टू 0.1 मोल आ गया, दैट इज इक्वल टू 0.1 NaO3 मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं और क्या लिखोगे अब, 3 इंटू 0.1 Na, ऑक्सीजन एटम है कि नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 है, तो यहां पे नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितने आ गए, कितने आए, जितने इसके ऑक्सीजन एटम है, यानी 0.3 Na आ गया। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.3 Na डिवाइड बाई क्या करेंगे, Na इज इक्वल टू 0.3, मास फाइंड आउट कर देंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना मेरी, यहां पे तो मैंने मॉलिक्यूल दे दिया सिंपल, आपने कर दिया फाइंड आउट। यहां पे अगर ये दिया होता ना जितने इसमें एटम है उतने उसमें भी उतने ही ऑक्सीजन एटम है, मान लो यहां पे मॉलिक्यूल्स की बजाय एटम लिखा होता कि दोनों के एटम्स इक्वल है, अगर ऐसा लिखा होता तो पता क्या करते, तो ये 0.3 Na एटम्स आते, यहां पे मॉलिक्यूल की बजाय क्या लिखते, एटम्स लिखते, तो फिर एटम्स के क्या बनाते, मॉलिक्यूल बनाते। ये नहीं कि 0.3 Na एटम आया है, मान लो यहां पे लिखा ना इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा होता, प्रेजेंट इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा लिखा होता, तो आप क्या करते, ये 0.3 Na आते आपके, तो इसको 2 से डिवाइड करके मॉलिक्यूल बनाते, फिर इसको डिवाइड करते, क्योंकि जब ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी ना, वो कैसे प्रेजेंट होगी, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगी। या करवाऊं ऐसा क्वेश्चन, करवाऊं, लो एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं आपको। लिखो इसमें, इफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन CO2 sample is same as number of oxygen atoms in 8.4 gram CO gas at STP, then find वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। समझ आया? मतलब कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सही है। देखो इस बार क्या बोला भाई, एक तो आपका CO2 का सैंपल है, ठीक, और दूसरा किसका सैंपल है, CO गैस का सैंपल है। अब इसमें जितने ऑक्सीजन एटम्स हैं वो किसके इक्वल है, इसके ऑक्सीजन एटम्स के इक्वल है। तो क्या करेंगे भाई, उसके ऑक्सीजन एटम फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सबसे पहले क्या है, 8.4 को किससे डिवाइड करेंगे, 28 से कितना आया, 0.3 मोल, यानी क्या लिख सकते हो, 0.3 Na मॉलिक्यूल ऑफ CO, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, CO के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 0.3 Na इंटू 1 है ना, वन ऑक्सीजन एटम है एक CO मॉलिक्यूल में, तो इतने ऑक्सीजन एटम आएंगे। तो इसमें भी क्या लिखोगे अब, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 कितने आएंगे, 0.3 Na। अब आपको इसके मोल्स फाइंड आउट करने, कैसे करेंगे, 0.3 Na डिवाइड बाई Na, नहीं भाई, अब आप ये लिखेंगे, देखो 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, ये बात सही है क्या? फिर क्या लिखेंगे, एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1/2 CO2 मॉलिक्यूल, और अपने पास कितने ऑक्सीजन एटम है, 0.3 Na, तो क्या लिखोगे, 0.3 Na किस में प्रेजेंट होंगे, 1/2 इंटू 0.3 Na CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स देखो, गैस जब होगी ना CO2, उनके एटम्स काउंट नहीं करेंगे,
नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब वहां पे मॉलिक्यूल देंगे। अगर कोई एटॉमिक गैस है जैसे हीलियम है, हीलियम के केस में नंबर ऑफ एटम्स को एन से डिवाइड करेंगे, यहां पे इससे थोड़ा डिवाइड करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम तो जितने CO2 मॉलिक्यूल उसके डबल होंगे ना, क्योंकि एक CO2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। बात समझ में आई मेरी? तो अब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां पे 0.3 Na डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई Na कितना आया? 0.3/2 मोल आ गए। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या करोगे? 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेंगे या नहीं कर देंगे? बोलो भाई, हो जाएगा पक्का? तो लिख लो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, समझ आ गया? कर दो नोट डाउन। ये इससे टफ नहीं आएगा क्वेश्चन, इससे टफ नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड मास ऑफ, क्या बोला? फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 एटम ऑफ कार्बन, सेकंड है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड है 5 एटम ऑफ कार्बन, ठीक, फोर्थ है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, फिफ्थ है 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड सिक्स्थ इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ C60H122। कर लेंगे भाई फाइंड आउट? बोलो, कर सकते हो क्या? यस सर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यहां पे क्यों करवाया पता है? कुछ बच्चे ना इसको AMU से करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, जितनी आपको नॉलेज है उससे करेंगे। AMU से करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है बताऊं आपको? करें एक बार या आप ट्राई करोगे? ये ट्राई करना जल्दी करो क्योंकि टाइम कम है अपने पास। देखो यहां पे 1 एटम ऑफ कार्बन है, ठीक, तो यहां पे 1 एटम ऑफ कार्बन का मास बताना है। आप क्या लिखते हो? कार्बन का मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम पर मोल लिखते हैं ना, यही तो लिखते हो। यानी मास ऑफ 1 मोल कार्बन कितना लिखते हो? 12 ग्राम ना। अब एक बात बताओ, मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या है? मास ऑफ Na कार्बन एटम्स कितना है? 12 ग्राम। मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आएगा? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? नहीं समझ आया? पक्का? आगे बढ़े फिर। ये तो फर्स्ट था, आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम है हाइड्रोजन का, कितना मास आएगा भाई? 1 ग्राम किसका लिखते हो? मास ऑफ भाई 1 ग्राम किसका लिखते हो? Na एटम्स का, डिवाइड बाई Na अगर कर देंगे, ये आ गया मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट थर्ड में क्या पूछा? 5 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम का कैसे फाइंड आउट किया? आपको पता है Na एटम्स का, यानी एक मोल कार्बन एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। एक कार्बन एटम का कितना होगा? 12/Na, और 5 का कितना होगा? ये आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? सिमिलरली नेक्स्ट देखो, फोर्थ वाला 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का 2 ग्राम है, यानी Na मॉलिक्यूल्स का कितना है? 2 ग्राम है ना, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा? 2/Na। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आ गया हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास, या नीचे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लिख लो, वो भी लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्या है? 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के एक मोल का मास कितना है? 44 ग्राम। 44 डिवाइड बाई Na कर दूं तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा। आपसे कितने आप पूछा है? यह आएगा। समझ आ रहा है भाई सबको? पक्का? ठीक, नेक्स्ट देखो, 6 देखो, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ C60H122। तो इसका मास कितना आएगा? देखो 12 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 122, यही आएगा।
कितना आएगा इसका मोलर मास? 12 6 720, 842 आया क्या? तो 842 ग्राम तो एक मोल का है, यानी ऐसे एन मोलिक्यूल्स का है, एक मोलिक्यूल का कितना आएगा? डिवाइड बाई इतना आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन आपका एम्स का पूछा हुआ है। और कोई पैटर्न बचा है तो बताओ। हो गया? कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अब कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ मोल पे आप इजीली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट एटॉमिक मास पढ़ेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट लिखो भाई एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU, और यूनिफाइड मास भी इसको बोलते हैं। AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या U से भी रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफाइड मास यूनिट बोल सकते हो इसको, U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही? जैसे देखो हमने है ना यूनिट डिसाइड कर रखी है भाई, हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं वेट का केजी में करते हैं। आप क्या बोलते हो? आप अपना वेट AMU में बोलते हो क्या? केजी में बोलते हैं, है ना? कोई फल सब्जियां लेके आते हैं केजी में काउंट करते हैं। ठीक, समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट है क्या? तो ऐसे ही जो हमारे एटम्स हैं उनका मास बहुत कम होता है, एटम बहुत छोटे होते हैं, तो उनको आप केजी में नहीं बोल सकते। अब मैं क्या बोलूंगा? एक एटम का मास 10 की पावर माइनस इतना केजी, ऐसे बोलूंगा क्या? तो वैसे नहीं बोल, तो एक सिंपल यूनिट अपने को देनी थी, छोटी सी यूनिट, तो वो यूनिट है AMU। अब 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। कल किया था आपने? ये वही है। कार्बन का एक एटम लिया, उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट का जो वेट था उसको क्या बोला गया? 1 AMU। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 1 AMU किसके इक्वल आएगा? इज इक्वल टू 1/12 इंटू 1.992648 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। एक कार्बन एटम का वेट इतना था। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1.66056 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हैं आप। दैट इज इक्वल टू 1 AMU। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब हमारे पास अब सभी एटम्स के मास ऐसे डिसाइड किए गए थे, जितने भी एटम्स हैं हमारे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो इसके बेसिस पे बताए गए। कैसे? हमने हाइड्रोजन का वेट कैलकुलेट किया। हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना होता है? बोलो कितना आता है? ये आता है अप्रोक्स 1.6736 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक, ये ग्राम में है। क्या ऐसे याद करेंगे बार बार? तो इनको सिंपल यूनिट में अपने को याद करना था, तो हमने क्या किया? इसको क्या किया? 1.6736 इंटू 10 की पावर माइनस 24। देखो मान लो मेरे को बोल दिया 5000 kg, ऐसे बोल दिया। एक तो मैं ये बोलूं, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा क्या आ जाएगा? 50 क्विंटल? नहीं पता। ऐसे बोल दिया मेरे को 50,000 kg। ठीक, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, एक टन में 1000 kg होता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? 50,000 kg को 50 टन। ऐसे ही जैसे क्विंटल बोला है, 5000 kg को 50 क्विंटल बोल दो या 5 टन बोल दो। ठीक, तो ऐसे ही हमने इसको क्या किया? किस में कन्वर्ट किया? AMU में। कैसे करेंगे? इसका जो ये वेट है ना, उसको 1 AMU का जितना वेट है उससे डिवाइड कर दो। ये कर सकते हैं। कितना आएगा यहां से? 1.0078 AMU। फिर इसको क्या बोला गया? 1.008 AMU, और फिर इसको ना हमने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1 AMU। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे ये कैलकुलेट किए गए थे। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई, कर सकते हैं? समझ आ रही बात? अब देखो यहां पे देखो, ऐसे ही जब ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट किया गया, वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, सोना नहीं है, यह आता 15.995 AMU। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 16 AMU। तो ये ऐसे पता चले थे। समझ आ गई बात? कर सकते हैं अब तो कोई डाउट नहीं है। बोलो भाई,
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, यहां पे स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत आती है, जो ये मैंने समझा ना, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। आपको समझ आया नहीं? आप बोलो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? कर लेंगे आराम से। अब आगे बढ़ जाएं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट बोलो भाई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? एक एटम का मास, ठीक है। एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज, इट इज द नंबर विच इज defined as how many times an atom is heavier than 1/12 of कार्बन 12 एटम। बात समझ में आई भाई? भाई जो कार्बन 12 एटम था उसके आपने 12 पार्ट कर दिए, उसमें से एक पार्ट आपने लिया, तो उस पार्ट से कोई एटम कितना हैवियर है, कितने टाइम हैवियर है, वही उसका क्या है? एटॉमिक मास है। जैसे आपने देखा हाइड्रोजन कितने टाइम हैवियर है, मतलब हाइड्रोजन तो इक्वल है, हाइड्रोजन का वेट तो 1 AMU। ऑक्सीजन कितने टाइम हैवियर है? 16 टाइम, तो उसका 16 AMU हो गया। तो ऐसे एटॉमिक वेट मास डिसाइड किए गए थे। जैसे हाइड्रोजन का हम बोलते हैं, एग्जांपल लिखना चाहो 1 AMU, ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU, नाइट्रोजन का कितना है? 14 AMU। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ग्राम एटॉमिक मास। ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान देना। ग्राम एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं GAM। व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड in gram, then it is called ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई, इसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक, जैसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1 ग्राम होगा भाई। AMU को किस में लिख देंगे? 1 ग्राम। ठीक, अब इसको, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब कोई नहीं लिखेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बोलो, देखो ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1 ग्राम। इसको हम और क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसको ये भी बोलते हैं। और 1 ग्राम हाइड्रोजन सैंपल दिया है, एटॉमिक सैंपल है, 1 ग्राम कितने का मास होगा? 1 मोल का। यही तो पढ़ा था आपने। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। समझ आई बात? यहां से आप पता क्या सीखे? अगर कभी आपसे ये पूछ ले ग्राम एटम क्या है, उसका मतलब क्या हो गया भाई? आपको मोल फाइंड आउट करने हैं। ग्राम एटम जहां पे लिख दिया वहां पे मोल एटम की बात हो रही है। यानी हम यहां पे क्या ध्यान रखेंगे? ग्राम एटम मींस मोल एटम, और यहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल बोल देगा तो मोल मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल। सैंपल का वेट दे देगा, क्या बता देंगे? फिर आप नहीं बता सकते क्या? बोलो, एक क्वेश्चन करें इस पे। अब यहीं पे कर दे, आगे कर लें क्या? ये लिखना आपको, जल्दी लिखो फिर इसको एक बार। अब करें क्वेश्चन इस पे। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है भाई, क्या है? ग्राम एटम जैसे ही पूछ ले फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन से करें, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फॉलोइंग। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फॉलोइंग। लो भाई, पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया 10 kg कैल्शियम। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये है 3 × 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ कार्बन। करो फाइंड आउट।
नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करना मतलब मोल्स फाइंड आउट करने, बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इसमें कितने आएंगे भाई, 10 kg है, पहले तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम पर मोल, तो कितना आया पहले का 250 आ गया, 250 ग्राम एटम। नहीं समझ में आई मेरी बात, बोलो भाई। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या है, एटम्स दिए गए, किससे डिवाइड करोगे, अरे बोल दो यार, बोल दो प्लीज, Na से। तो कितना आएगा 100 आ गया ऊपर, नीचे 250 ग्राम एटम बोल दो या मोल बोल दो, एक ही बात है, बात समझ गए ना। कर लेंगे हम, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, इसमें क्या लिखेंगे भाई, एक मोलिक्यूल का मास, तो इसमें लिखो इट इज द नंबर विच इज डिफाइंड एज हाउ मैनी टाइम्स a molecule is heavier than 1/12 of कार्बन 12 एटम। भाई वही बात है, AMU से कितना भारी है, जैसे आप लिखो मोलिकुलर मास ऑफ H2 कितना आएगा भाई 2 AMU, ठीक, कितना आएगा 2 AMU। सिमिलरली मोलिकुलर मास ऑफ O2 कितना आएगा 32 AMU, ठीक। और फिर क्या लिखोगे, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना आएगा 44 AMU। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट है क्या, ठीक। तो यानी इसमें क्या, उसमें लिखा था आपने कि एक एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना भारी है, वो था एटॉमिक मास, और मोलिकुलर मास में क्या बोल देंगे कि एक मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितना भारी है, कितना हैवियर है, कितने टाइम हैवियर है सॉरी, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास, शॉर्ट में क्या बोलेंगे GMM। तो इसमें क्या लिखोगे, व्हेन मोलिकुलर मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स, then it is called GMM, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। अब कॉपी पेन साइड में रख दो, एक बार बोर्ड पे फोकस करेंगे। देखो भाई GMM ऑफ H2 कितना आएगा 2 AMU है, क्या लिख देंगे 2 ग्राम, वेरी गुड, 2 ग्राम, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं है भाई, बोलो। और इसको आप क्या बोल सकते हो, मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ H2। यानी आप ग्राम मोलिक्यूल, जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स फाइंड आउट कर देंगे। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन करें, फाइंड नंबर ऑफ, अब लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखता हूं 13.2 ग्राम CO2। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड मैंने लिखा 11.2 लीटर O2 एट STP। देखो भाई सीधा सिंपल सी बात है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, कैसे करेंगे, 13.2 डिवाइड बाई 44.3 ग्राम मॉलिक्यूल आ गए, या क्या बोल सकते हैं 0.3 मोल, एक ही बात है, समझ आया कि नहीं। यहां पे भी क्या करेंगे, 11.2 डिवाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू हाफ ग्राम मॉलिक्यूल बोल दो या हाफ मोल बोल दो, एक ही बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे, जल्दी से लिखो।
नेक्स्ट लिखो एक्चुअल मास। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास क्या है भाई? जब किसी एटम का या किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में डिफाइन किया जाए देन इट विल बी कॉल्ड एक्चुअल मास। ठीक, व्हेन मास ऑफ एन एटम और ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड इन ग्राम्स then it is called actual mass। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? जैसे एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल दिया, एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी एक एटम का मास बताना है ग्राम में। 1 AMU को या तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या नहीं मैंने आपको पीछे सिखाया था कि 1 मोल का 1 ग्राम है, डिवाइड बाय क्या कर दो, Na कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक एटम का मास आ जाएगा ग्राम में। सिमिलरली एक्चुअल मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 2 रहता है एक मोल का, 2 ग्राम। तो एक मोल में कितने रहते हैं? Na मॉलिक्यूल्स, तो Na से डिवाइड कर दो तो एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। ठीक, समझ आ रही बात? या 1 AMU आप लिखते हो ना, इसको लिखते हो 1 AMU, इसको लिखते हो 2 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24, वो रख दो, इसको सोल्व करोगे ना तब वही आएगा। यहीं से तो आया है वो। नहीं बात समझ में आ रही? नेक्स्ट देखो, एक्चुअल मास हो गया, फॉर्मूला मास रहता है एक, इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला मास किसके लिए डिफाइन है? आयनिक कंपाउंड के लिए। जैसे हम बोलते हैं CO2 है, O2 है, O3, SO2, SO3, ये क्या मॉलिक्यूल्स हैं। अब NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl क्या लिखेंगे? बोलो भाई। सोडियम का रहता है 35.5, सॉरी क्लोरीन का रहता है, सोडियम का 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एवरेज मास। एवरेज मास देखो, 4 आइसोटोप्स, ये आइसोटोप के लिए करते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हेन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इज गिवन। तो इस केस में क्या करेंगे? जैसे आपको दे दिया भाई एक M1 M2 M3 ये आइसोटोप्स हैं, इनके मास है M1 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 M2 M3 और परसेंटेज है X1 X2 X3 ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? ये तो मास है, ये परसेंटेज दी गई। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करेंगे। अभी यहां पे इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? बचपन में मीन फाइंड आउट किया आपने, वही है बस। ये एवरेज मास इज इक्वल टू M1 X1 M2 X2 प्लस M3 X3 ऐसे चलता रहेगा और डिवाइड बाई टोटल परसेंट कितना है? X1 प्लस X2 प्लस X3 ऐसे। ठीक, एग्जाम्पल करें इसका एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको। देखो, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए, भाई क्लोरीन है, क्लोरीन 35 है, इसकी 75% है एंड क्लोरीन 37 का 25% है। बोला आपको एवरेज मास बताओ। ठीक, परसेंटेज में दिया है, कैसे करेंगे? एवरेज मास ऑफ क्लोरीन 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 75 प्लस 25 100 से डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे, आएगा। ठीक, और अगर फ्रैक्शन दिया हो, अच्छा एक क्वेश्चन है नीट का आया हुआ, करवाऊं क्या? जैसे ये क्वेश्चन था, देखो नीट में ये क्वेश्चन दिया गया था, ये था 90%। ठीक, दूसरा इसका जो आइसोटोप है 199 वाला, इसका 8%। ठीक, और तीसरा जो है 202 वाला, ये 2%। क्या पूछा गया आपसे पता है? इसका एवरेज मास, ऑप्शन थे 199 यूनिट सेकेंड, 196
यूनिफाइड मास मतलब एएमयू है ये, ठीक। थर्ड ऑप्शन था 200 एंड फोर्थ इज 201, ठीक। कौन सा आंसर आएगा? आपको सीधा आंसर टिक करना हो, एक मेथड बताऊं, जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है ना उसके पास मिलेगा, अप्रोक्स वही आएगा। जैसे उसमें देखो परसेंटेज किसकी ज्यादा, 35, तो 35.5 उसके पास आया, तो इसमें किसके पास आएगा 200। आप इसको सोल्व करोगे ना, आप इसको सोल्व ऐसे करेंगे, ये देखो एवरेज मास इक्वल टू 200 इंटू 90 प्लस 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 और सारे परसेंट को जोड़ोगे कितना आया डिवाइड बाई 100। सोल्व करना 199.96 ये आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो 200, ठीक है भाई। ये यू है, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये यूनिफाइड मास एएमयू लिखते हैं उसको, एएमयू को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इफ फ्रैक्शन इज गिवन, फ्रैक्शन इज गिवन, तो इसमें क्या होगा, जैसे भाई ये m1 है, इसका फ्रैक्शन f1 है, m2 है, इसका f2 है, m3 है, f3 फ्रैक्शन है, ऐसे दिया मिलेगा। तो इसमें जब आप एवरेज मास करेंगे ना, तो हम कैसे करते हैं बताओ भाई, बोलो कैसे करेंगे? एवरेज मास इज इक्वल टू m1 f1 प्लस m2 f2 प्लस m3 f3, ऐसे। ये f क्या है, फ्रैक्शन दिया गया है। जैसे आपको ना ऊपर दे रखा है एग्जांपल, इसका दे 35, ये क्लोरीन 35 का दे दिया आपको 0.75%, 0.75, क्लोरीन 37 का दे दिया 0.25। सॉल्व करना वही आएगा, कर लोगे? कैसे करोगे? एवरेज मास इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25 दैट इज इक्वल टू 35.5 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई? हो जाएगा? कोई डाउट है क्या? इसको नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब फास्ट लिखना भाई थोड़ा ना, सबसे पहले लिखो मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्या है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। किसने दिया? याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लवोसियर ने दिया था। हु इज लवोसियर? है? थैंक यू। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, फादर ऑफ केमिस्ट्री। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अच्छा ये लिखेंगे, इट स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप मास क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ करते हैं ना सर, हम पेट फुलाते हैं। इंसान नहीं करता क्या मास क्रिएट, है ना? देखो, लेकिन आप एक चीज देखो, मास क्रिएट नहीं किया आपने, आपने जब कुछ खाया तभी तो वजन बढ़ा, है ना? कहीं ऐसा नहीं किया आपने किया कुछ, ठीक? तो आप जो खाते हो ना, तो उसके कारण आप वेट गेन करते हो। तो मास क्रिएट नहीं हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात? कोई डाउट है क्या? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये ध्यान रखना है। जैसे एनर्जी का पढ़ते हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक? नेक्स्ट देखो इसमें, अच्छा एग्जांपल से समझें इसको। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, CaCO3 है, ठीक? ये इसको डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में। अब यहां पे मान लीजिए 100 ग्राम लिया इनिशियल आपने, तो ये 0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा। मान लीजिए ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, तो ये 0 रहेगा। तो ये अगर 56 है तो ये कितना बना होगा? 44 बना होगा। अब देखो टोटल मास अभी भी कितना है? कंजर्व है ना, टोटल मास कितना है? 100 ही है, ठीक? अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे लिखते, नहीं सर मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने पूरा डिकम्पोज नहीं किया, मैंने 50% डिकम्पोज किया, यानी 100 था, 100 में से मान लीजिए 50 डिकम्पोज हो गया, 50 रह गया, ठीक? तो ये कितना बनेगा? ये 28 बनेगा, तो 22 बनेगा। अभी भी टोटल मास चेक करो, 100 ही रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मास कंजर्व रहेगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा यहां पे 22 आएगा, थैंक यू।
अब नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था बोलो भाई? लॉ ऑफ, एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस बार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि काफी सालों से नहीं आया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। देखो भाई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है बोलो? ये बोलता है भाई कोई भी कंपाउंड है जो उसमें एटम्स का रेशो है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशो है, वो फिक्स रहेगा, चाहे आप वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें या मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो, उतना ही रहेगा। जैसे वाटर है, वाटर में क्या 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 2:1 में है, हमेशा 2:1 में रहेगा। चाहे आप वाटर इसकी बोतल से लें, इसकी बोतल से लें, उसकी बोतल से लें, सी वाटर लें, रिवर वाटर लें, रेन वाटर लें, नाले, गंदे नाले का पानी लें, साफ पानी लें, आरओ वाटर लें, 2:1 ही रहेगा। या किसी के घर पे ऐसा 3:2 है, सही है ना? समझ आ रही बात? हिमाचल प्रदेश का पानी ले, वेस्ट बंगाल का ले, चाहे कहीं का भी ले, ठीक? तो लिखे इट स्टेट्स दैट, लिखो साथ के साथ, इट स्टेट्स दैट, क्या बोलेंगे? रेशो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड, रेशो ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड, साथ के साथ लिखो, ऑफ ए कंपाउंड remain same, ratio of components of a compounds remain same no matter what is source of compound or method of preparation। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? एग्जाम्पल लिख दें। वाटर है, वाटर में क्या है? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1 है। अब चाहे आप यहां पे रेन वाटर लें या चाहे आप यहां पे रिवर का वाटर ले लें, चाहे आप टैप वाटर लें, चाहे आप गंदे नाले का पानी लें, चाहे आप पहाड़ों का पानी लें, कहीं का भी पानी लें, अमेरिका का पानी भी 2:1 है। ठीक है, वैसे रिप्रेजेंट ये किया जाता है, अमेरिका में तो पता नहीं क्या होगा। ठीक, इधर देखो, अब देखो, मान लीजिए अब आप CO2 बनाते हैं, तो CO2 आप, एक तो ये मेथड है कि कार्बन का कंबसन कर दो, CO2 बनेगा। तो इस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:2 है कि नहीं है? ठीक, यहां पे अगर आप बात करें, यहां पे अगर आप बात करें, देखो इसमें भी, अच्छा यहां पे है ना, रेशो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट लेते हैं क्या? बाय वेट बोल दो चाहे सॉरी, ठीक है, वेट का भी तो रेशो वही रहेगा, वेट भी तो कहां चेंज होगा। ठीक, तो अब यहां पे अगर मान लीजिए मैं ऐसे बनाता, CaCO3 को डिकम्पोज करके कार्बन ऑक्साइड गैस बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस बनाता, तब भी कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन एटम रहेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, कर लेंगे भाई, कोई डाउट है क्या? रेशो ऑफ कंपोनेंट्स ब्रैकेट में वेट लिख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी वेट लिखा हुआ। वैसे ये भी ठीक है, अंडरस्टूड है कि वेट की बात हो रही है भाई। 2 हाइड्रोजन एटम लिए हैं तो 2 का कांस्टेंट ही तो रहेगा, बाई वेट लिख लो, बाई वेट लिख लो ब्रैकेट में। तो यहां पे अगर आप दिखाना चाहें तो अब ऐसे दिखाएंगे, यहां पे इनको भी वेट की फॉर्म में लिखोगे आप। यहां पे ये देखो क्या लिखेंगे, 2:16, 2:16, 2:16, 2:16, ये रेशो आएगा। 12:32, 12:32, तो ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे भाई, नोट डाउन कर दिया एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो मैं लिखवाऊंगा आपको, इसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। करें स्टार्ट, लिखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो मैं समझा देता हूं पहले आपको, आप बाद में लिख लेना। ठीक, एक बार समझ लो, कॉपी पेन साइड में रख दो सॉरी। अब देखो ये क्या बोलता है, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं ना, तो एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस जब दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उन डिफरेंट मासेस का जो रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होगा, होल नंबर में होगा।
बात समझ में आई? नहीं आई, एग्जाम्पल से आएगी। देखो देखो, यहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, क्या बना सकते हैं ये? मान लीजिए 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए और 1 ऑक्सीजन, तो क्या होगा भाई? H2O बनेगा, ठीक। और क्या बना सकते हैं ये? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन H2O2, तो डिफरेंट कंपाउंड बनाए, 2 एलिमेंट्स ने डिफरेंट कंपाउंड बनाए। भाई यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन का मास फिक्स था, हाइड्रोजन का मास दोनों जगह फिक्स है, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस से रिएक्ट किया, यहां पे 16 मास लिया, यहां पे 32 मास लिया। तो यहां पे जब इसका फिक्स मास, एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, तो उन डिफरेंट मासेस का जो रेशो आएगा वो सिंपल रेशो होगा, होल नंबर होगा। नहीं समझ आया? आ गया आप समझ में? अब आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। और बताऊं एक एग्जांपल और, देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, मान लीजिए भाई कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, दोनों का एक एक एटम, CO2 भी बना सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया, कार्बन का 12, इधर भी 12, तो इसका तो फिक्स मास है। ऑक्सीजन के आपने डिफरेंट मासेस लिए हैं, तो 1:2 में कंबाइन किया कि नहीं किया? एक सिंपल सी चीज बताऊं, एटम, भाई डाल्टन ने क्या बोला था? एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, यही तो बोला था। हालांकि एटम को तोड़ सकते हैं, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, तोड़ तो दिया उसको। नहीं समझ आ रही बात? भाई पहले क्या बोला जाता था? एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इज इनडिविजिबल, ये डाल्टन ने बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, ये यहां पे सही फॉलो होता है। भाई आप क्या बोलेंगे, एक एटम रिएक्ट करेगा या 2 एटम रिएक्ट करेंगे? ऐसे नहीं करेगा, 3/2 एटम रिएक्ट नहीं करेगा। 3/2 रिएक्ट करता तो यहां पे क्या आता? ये 16 और इसका वेट 24, तो ये क्या था? 2, इसका रेशो सही नहीं आता। फिर समझ आ रही ना मेरी बात? अगर आधे आधे ये तो चलो ठीक है, ये तो सही कैलकुलेट हो रहा है, 8 पे जा रहा है, बाकी केस में ऐसा नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक एटम है, दूसरा 1.5 एटम रिएक्ट करता, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे रिएक्ट करते, तो रेशो भी तो ऐसे आता, 1:3/2, 5/2, 7/2, ऐसे नहीं आता। तो इसमें क्या हुआ कि सारे एटम, एक एटम रिएक्ट करेगा या 2 करेंगे, 3 करेंगे, ऐसे करेंगे, तो इसलिए क्या आ रहा है? वो रेशो क्या आ रहा है? सिंपल रेशो में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? चलो अभी मैं आपको पहले ये डेफिनेशन लिखवाऊंगा जो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, फिर ये एग्जांपल मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, एक एग्जांपल और कराऊंगा, और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। करें स्टार्ट? लिखो, इट स्टेट्स दैट when two element combine to form different compounds, then क्या लिखेंगे? then ratio of different masses of an element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio of होल नंबर। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये स्टेटमेंट आपको दे दी, दिस स्टेटमेंट इज डिफाइंड बाय लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अवागाद्रोज लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या बताएंगे आप? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई? तो एग्जांपल लिखते हैं हम। देखो भाई क्या है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हमने सबसे पहले की, तो ये क्या बना सकते हैं? H2O बनाएंगे और H2O2, ठीक। तो आपने क्या देखा, जब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ठीक, और यहां पे ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस, एक बार 16, एक बार 32 लिया, तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? सिमिलरली अगर आप कार्बन का लिखेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन के डिफरेंट मासेस, कार्बन CO बनाएगा और CO2 बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ये इसका 12, यहां भी 12, ये फिक्स है, और ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस आपने लिए 16 और 32, ये भी क्या है? 1:2 में आएंगे।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे कर सकते हैं ना आप, हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और समझते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल देखना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का लिखूंगा मैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के, NO 14, इसका 16, N2O में इसका कितना है 28 और इसका 16, और फिर क्या आएगा N2O3, इसका कितना है 28, 48 और इसका कितना है N2O4 28 और 64, N2O5 में कितना आएगा 28 80। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कर लेंगे। अब देखो आप एक काम कर लो, यहां पे है ना, कहां पे कम, यहां पे है ना 28 नहीं, यहां भी 28 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये सब जगह फिक्स है, ये सब जगह फिक्स है, ठीक। तो यहां पे कितना आया 32:16:48:64:80। क्या रेशो आ रहा है 2:1:3:4:5। होल नंबर का रेशो आया कि नहीं आया? कितने कंपाउंड बना दिए? 5 कंपाउंड बना दिए। तो जो आपका नाइट्रोजन का फिक्स मास ने ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट किया है, वो क्या करेगा? एक होल रेशो बियर करेगा, होल नंबर में रेशो बियर करेगा, ठीक, सिंपल रेशो आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिखे। अब एक काम करो, आप ये नोट डाउन कर लो, मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आंसर देना है, ठीक। करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला ऑप्शन आपका है HCl एंड NaCl, सेकंड ऑप्शन है K2O एंड Na2O, थर्ड ऑप्शन है H2SO4 एंड Na2SO4, fourth is SnCl2 and SnCl4. Next. लो भाई जल्दी से आंसर बता दो। क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कैसे आ सकता है? तो स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि कौन सा लॉ है, या लॉ दे देगा, सीआर स्टेटमेंट बोल देगा, कौन से को एक्सप्लेन करेगा, ये पूछ सकता है। बाकी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे 2 पैटर्न ये बनते हैं, बताओ। वेरी गुड। फर्स्ट का कौन सा आएगा भाई? इसमें देखो HCl हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, भाई एटम ही चेंज, अपने एलिमेंट ही चेंज कर दिया, एलिमेंट थोड़ा चेंज करना था। इसमें भी K2O Na2O, पोटेशियम ऑक्सीजन सोडियम ऑक्सीजन, नहीं फॉलो करे। आपके एलिमेंट 2 हैं और दोनों फिक्स होने चाहिए, उनके मास चेंज करेंगे, एक का मास फिक्स करेंगे, दूसरे के चेंज करते चलेंगे। तो ये कौन सा आंसर आएगा? जल्दी बोलो। 4th, ठीक, पक्का। नेक्स्ट वाले में इसमें बोला डू नॉट फॉलो, ये फॉलो करेगा PbO एंड PbO2, भाई ये भी एलिमेंट सेम है दोनों में, लेड और ऑक्सीजन। यहां पे लेड का मास फिक्स है, ऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट किया है। यहां पे Na2O Na2O2 ये भी फॉलो करेगा। NaBr एंड NaCl एलिमेंट ही चेंज कर दिए, और ये वाला CO एंड CO2, ये तो आपने एग्जांपल किया है, ठीक। करो जल्दी। नेक्स्ट लिखो गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये क्या बोलता है? बोलो भाई।
according to this law in chemical reactions, in gaseous chemical reactions reactants at, ऐसे लिख लो, at same temperature and pressure gaseous reactant combine in a simple ratio of their volume. ठीक है भाई, इसका मतलब समझे? बताओ, देखो एक बार इधर देखो बोर्ड पे, क्योंकि इनमें इनको ना समझना बहुत जरूरी, डेफिनेशन से ज्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल याद रहेंगे, डेफिनेशन आप नहीं रट सकते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि डेफिनेशन रट नहीं पाते, तो एग्जाम्पल याद रखो। कैसे? देखो यहां पे H2 गैस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है भाई, क्या बनाएगी? 2HCl गैस बनाएगी। ठीक, यहां पे हम क्या बोलेंगे भाई, एक वॉल्यूम H2 का एक वॉल्यूम Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? दो वॉल्यूम किसकी दे रहा है? HCl की। यानी आप ये बोल सकते हो 1 लीटर H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? 1 लीटर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 लीटर H2 बनाएगा। आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 ml H2 1 ml Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 ml HCl बनाएगा। आप ये भी बोल सकते हो 5 ml H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? 5 ml Cl2 के साथ 10 ml HCl बनाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी हम जैसे बोलते ना कि H2 का 1 मोल Cl2 के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके HCl के 2 मोल बना रहा है। ठीक, वही तो बात है। ये कैसे आई बताऊं? देखो PV इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा आपने? PV इक्वल टू एनआरटी मैंने बोल दिया, टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दिया, यानी ये कांस्टेंट कर दिया। सेम की बजाय यहां पे कांस्टेंट लिख लो और अच्छा है, सेम की बजाय कांस्टेंट लिखो, यहां पे कांस्टेंट कर दो और बढ़िया है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, अब देखो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ही। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा? समझ आया कि नहीं यार? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। नेक्स्ट देखो जल्दी से। अब इसके बाद ऐसे ही और रिएक्शन लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, ये रिएक्शन है, ये भी गैसियस रिएक्शन है। देखो भाई एक बार बोर्ड में फोकस करना, इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम देगा। ठीक, अब नेक्स्ट लॉ कौन सा है? लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट लिखो भाई। नेक्स्ट लॉ कौन सा है इसके बाद? लॉ ऑफ अवोगाद्रोस लॉ है। अवोगाद्रोस लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम लिख लो इस बार, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules। ये बात सही है क्या? कैसे? अभी आपने किया PV इक्वल टू एनआरटी है, एक बार बोर्ड में फोकस करना भाई। PV इक्वल टू एनआरटी, उसने क्या बोल दिया? 2 गैस है, 4 गैस है, 10 गैस है, 20 हजारों गैस है, उनका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? सेम है। आर कांस्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई Na, तो Na भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं ना भाई। अगर मैंने क्या बोला था कि एसटीपी है, जैसे आपने एसटीपी ले लिया तो 22.4 लीटर का, अगर गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो कितने मोल होंगे? 1 मोल, यानी Na मॉलिक्यूल्स। अब गैस चाहे H2 है, चाहे Cl2 है, चाहे CO2 है, चाहे कोई भी है। बात समझ में आएगी नहीं आई? लिख लिया इसको, आगे बढ़े? कर लिया नोट डाउन? जल्दी लिखो फिर भाई। नेक्स्ट लिखो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से पहले अच्छा एक वो लिख लो, एटोमिसिटी। सुना आपने? एटोमिसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, इसको क्या कहेंगे? एटोमिसिटी। जैसे हीलियम की कितनी है? 1 है, एक ही तो एटम है। H2 की कितनी है?
O2 की कितनी है, CO2 की कितनी है, और O3 कितनी है, SO2 की, CH4 की, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, अरे रिलेटिव पढ़ते नहीं क्या फिजिक्स में, डेंसिटी ऑफ गैस A डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ गैस B, ठीक। और ये क्या है, यूनिट क्या होगी इसकी, है यूनिट लेस होगा। नेक्स्ट आता है वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या है, अब यहां पे फोकस करना अपने को। वेपर डेंसिटी क्या है, एक्चुअल में वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का एक स्पेशल केस है, ठीक है। वेपर डेंसिटी हम किसके कंपैरिजन में देखते हैं भाई, जब हाइड्रोजन के रिलेटिव देखते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। बात समझ में आ रही है, तो क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस। यानी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सेम रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो जाए, उस केस में मान लीजिए हम क्या करें, वॉल्यूम सेम ले लें, तो क्या करेंगे, मास डेंसिटी क्या करेंगे, मास ऑफ गैस एट वॉल्यूम V, ठीक। और नीचे मास ऑफ H2, मास ऑफ H2 एट वॉल्यूम V। और आपको पता है टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है। तो अभी आपने अवोगाद्रोस लॉ में क्या पढ़ा, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे सेम वॉल्यूम के गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बोलो भाई। यह आपने अभी पढ़ा नहीं पढ़ा, लिखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ equal volume of all gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure। ये पढ़ा था आपने। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इस m मास जो दिया गया गैस का, उसमें इसके n मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है भाई, डिवाइड बाई मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, नीचे कौन सी गैस है, H2। अब देखो n मॉलिक्यूल का मास कैसे आएगा, n इंटू मास ऑफ, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अरे यार मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बोल दो ना, मॉलिक्यूलर मास की बजाय मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखो, इसका मतलब ही क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक। डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, n इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो भाई, कोई डाउट क्या, n से n कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो क्या बचेगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2। यही फॉर्मूला रटते हो क्या, बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, कई बार है ना आपको यहाँ पे डेंसिटी का सीधा पूछ लेता, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना, जीरो नहीं पूछता, नहीं मतलब देगा पेपर में आपको, इतना होता है, ठीक। और इसको आप ये भी लिख सकते हो अप्रोक्स 9, इसको ना .889 को क्या लिख लो, 9 लिख लो, 9 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम पर ml कर सकते हैं, ठीक। कोई डाउट है क्या, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना, बाकी और कुछ ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने फिर भी आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से इसको लिख लो, बस इस पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे आज, इतना ही करना है। क्वेश्चन लिखो, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस is 14, then gas may be, first option CO, second CO2,
थर्ड N2, फोर्थ बोथ 1 and 3। अरे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14। मास कितना आ गया 28, N2 का भी और CO का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इफ डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम पर ml, देन गैस में भी, और ब्रैकेट में आपको लिख के दिया गया डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, कितना दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ग्राम पर ml। आंसर बताओ क्या आएगा? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है SO2, तीसरा है NO2, फोर्थ है SO3। करो भाई। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करें। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस X with respect to methane is 4, then X is, फर्स्ट ऑप्शन है SO3, सेकंड ऑप्शन है N2O, थर्ड ऑप्शन है CO, फोर्थ है SO2। कर देंगे? क्या आंसर आएगा बोलो भाई? फोर्थ इसका। वेरी गुड। पहले वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर लो। इसमें है ना आपको डेंसिटी दे दी गैस की, हाइड्रोजन की डेंसिटी दे रखी है। ये पूछ रहा आपसे कौन सी गैस है। गैस कौन सी कैसे पता चलेगा? अगर हमें, इधर सुनो एक बार, अगर हमें यह पता चल जाए कि गैस का मोलर मास क्या है, मोलिकुलर मास पता चल जाए, बता देंगे ना। तो वो कैसे पता चलेगा? डेंसिटी दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर लो। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाई 2 कर दो। तो कैसे आएगा? ये कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये देखो ये है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5। 10 की पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 5 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 3.6 360 डिवाइड बाई 9 40 आ जाएगा। एंड मोलर मास डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40, यानी m इज इक्वल टू 80। किसका आ रहा है? SO3 का। S3O नहीं, SO3। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट देखो भाई। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस X विद रिस्पेक्ट टू मेथेन इज 4, देन X इज। भाई वेपर डेंसिटी आप क्या करते हो? मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ H2 करते थे। यही तो किया था आपने। अब हमें दिया गया विद रिस्पेक्ट टू मेथेन, तो हम क्या करेंगे? मोलिकुलर मास डिवाइड बाई क्या करेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ मेथेन इज इक्वल टू 4। यही दिया ना। तो अब क्या करोगे? m डिवाइड बाई, अब यहां से लिखो m डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 64। तो कौन सी गैस का आया? SO2 गैस। तो ये पढ़ना था अपने को आज। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने क्या किया है? अब कैसे पढ़ोगे, घर जाके रिवीजन कैसे करोगे? सबसे पहले हमने क्वेश्चंस किए 3-4 पैटर्न के, वो रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे कौन सा पैटर्न। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ये वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बोलो भाई? वो टॉपिक पूरा होने के बाद क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास पढ़ा, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। भाई एटॉमिक मास, भाई एक एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना हैवियर है, वो एटॉमिक मास होगा। ठीक, AMU में डिफाइन करते हैं। अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, AMU को जब ग्राम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। समझ आ रही बात? वहां पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सिखाया था, कभी आपसे पूछ ले ग्राम एटम कितने हैं, सीधा आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। सिमिलरली मोलिकुलर मास में है, मोलिकुलर मास कि भाई एक मोलिकुल कितने टाइम हैवियर है किससे? 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से। ठीक, फिर उसमें ग्राम मोलिकुलर मास में हमने बोला था जब मोलिकुलर मास को किसमें डिफाइन करते हैं? ग्राम में। दैट इज देन इट इज कॉल्ड GMM, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक, फिर मैंने आपको बोला ग्राम मोलिकुलर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसके बाद एवरेज मास किया था। एवरेज मास वो फ्रैक्शन वाला, बिल्कुल सिंपल, वो तो मीन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई कंपाउंड अगर बनता है वो उसका सोर्स कोई भी है, कंपाउंड का सोर्स कोई भी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई भी है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो वेट का रेशो वो फिक्स रहेगा। नेक्स्ट क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, तो जब एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ कंबाइन करता है, तो ये डिफरेंट मासेस क्या होंगे, एक सिंपल रेशो बियर करेंगे, होल नंबर का रेशो बियर करेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, अवोगाद्रो लॉ से पहले गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। उसमें मैंने आपको ये बताया था गैसियस रिएक्शंस में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा भाई, जो आपके गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे वो एक सिंपल वॉल्यूम के रेशो में कंबाइन करते हैं। ठीक, फिर बताया था अवोगाद्रोज लॉ। अवोगाद्रोज लॉ ये बोलता है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे क्या होगा भाई, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद वेपर डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय 2। उस पे ये क्वेश्चन किया, हो गया रिवीजन। ऐसे करना रहता है, कर लो घर पे। थैंक यू भाई।